नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप यह सोच के देखिए कि अगर शिवाजी महाराज नहीं होते, अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो इस देश का क्या हुआ होता। यह देश वाकई मुगलों का गुलाम हो चुका होता। हालांकि हमारे देश के बहुत सारे वामपंथी इतिहासकार हमें यही बताते हैं कि देश मुगलों का गुलाम हुआ करता था, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान पर कभी भी मुगलों का संपूर्ण राज नहीं रहा है। आप देखिए तो मराठाओं पर कभी इनका राज रहा नहीं। इन्होंने राजस्थान में जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने इनको खदेड़ा वो आप जानते ही हैं, और साउथ इंडिया में भी इनका कोई वर्चस्व था नहीं। तो फिर किस मुंह से हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं, जो रोमिला थापरों और जो इरफान हबीबों जो द्वारा जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि जो है हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हुआ करता था, यह बिल्कुल ही गलत है। जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, वो सोच करके ही हृदय रोमांचित हो जाता है। एक 5.5 फुट का व्यक्ति, शिवाजी महाराज की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 5.5 फुट की हाइट थी, जबकि अफजल खान 6 फुट की हाइट का था। वो बहुत बड़ा था हाइट में, कद काठे में। शिवाजी महाराज को पहले ही गुप्त सूचना मिली थी कि अफजल खान उन्हें धोखे से मारने वाला है। ऐसे में शिवाजी महाराज ने वो हाथ में पहनने वाला वो नाखून पहन लिया। उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम था, जैसे ऐसे करेंगे तो वो नाखून बाहर आ जाएगा। और जैसे ही अफजल ने उनको अपने गले लगाकर और पीछे से पीठ पर चाकू से वार किया, तो शिवाजी ने यहाँ पर प्लेट पहन रखा था और चाकू से वार तो हुआ नहीं, उल्टे शिवाजी ने महाराज ने जैसे ही अपना नाखून खोला और पीछे से उसका वध कर डाला। तो ये चीज़ सुनकर ही रोमांचित हो जाता है। और धन्य है वो माँ जिसने शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे और बहुत सारे हमारे देश के पुरोधाओं को जन्म दिया। अब आते हैं आज की तत्काल बातों पर। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि देश के तमाम स्थानों से मुस्लिम महिलाओं द्वारा, मुस्लिम बहनों द्वारा हमें आशीर्वाद मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी आशीर्वाद भले ही मिल रहा हो, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। और केवल मुस्लिम महिलाएं आपको आशीर्वाद दे रही हैं और हिंदू महिलाएं आपको श्राप दे रही हैं क्या? किस तरीके की मानसिकता से आप ग्रसित हैं? वोट के लिए कितना गिरेंगे, और ये जानते हुए भी कि वो आपको वोट नहीं करती हैं। आप अपने लोगों के लिए भी तो देखिए, उनके बारे में तो 2 शब्द बोलते नहीं। वे तो सड़कों पे मारे जाते हैं आपके फेवर में बात करते हुए, लेकिन उनके लिए आपके पास 2 शब्द नहीं है। और आप जब देखिए तब मुस्लिम मौलानाओं द्वारा और मुस्लिम लोगों द्वारा आप अपने आप को सराहना के लिए ये सब करते रहते हैं। एक दूसरी तस्वीर भी वायरल हुई है, जहां पर सिख के बहुत सारे नेताओं को प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया था। इस फोटो में आप ध्यान से देखिए तो इसमें पता चलेगा कि सिख के जो धर्मगुरु हैं, जो नेता हैं, जो उनके निहंग सिख भी हैं, वो हाथों में तलवार लिए हुए हैं। ये सरासर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। कोई भी हथियार लेकर के प्रधानमंत्री के इतने नजदीक पहुंच कैसे सकता है? बार बार इसी तरीके से आगाह किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने भी वोट बैंक के लिए, उनको लुभाने के लिए रिस्क लिया। अपने अंगरक्षकों में से जो खालिस्तानी समर्थक थे उनको बाहर नहीं किया, और अंततः क्या हुआ वो देश जानता है। एक बार फिर से उसी तरीके से बार बार इनपुट होने के बावजूद हथियार लेकर के, जबकि ये प्रोटोकॉल में है कि कोई भी व्यक्ति तलवार लेकर के, धारदार हथियार लेकर के प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हथियार लेकर के गया भी है तो उसके जो धार वाले एरिया है उस पर टेपिंग की रहती है, उसके धार को मुड़ा दिया जाता है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है इस केस में। यह बेहद खतरनाक है। किसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है? आप तुष्टिकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या से क्या करते जा रहे हैं। आप केवल एक नेता नहीं हैं, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस बात को समझिए। और यह देश कई सारे प्राइम मिनिस्टर को खो चुका है, 3 प्राइम मिनिस्टर खो चुका है। शुरू में जाइए तो लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, ये 3 प्राइम मिनिस्टर को देश खो चुका है।
इस बात को आप ध्यान रखिए और तुष्टीकरण में आप इतना मत नीचे गिर जाइए। ठीक है, सिख वोट देने होंगे देंगे, नहीं देने होंगे नहीं देंगे। आप तुष्टीकरण में ये क्या से क्या कर रहे हैं, इस बात से तनिक भी कोई भी व्यक्ति एग्री नहीं होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई हथियार लेकर के पहुंचे। ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इस हिसाब से कोई भी हिंदू भी वहां पहुंच जाएगा त्रिशूल लेकर के, क्या आप जाने का अलाउ करिएगा? नहीं करिएगा। लेकिन इस मामले में किया गया क्योंकि उन्हें पंजाब का इलेक्शन दिख रहा है और इलेक्शन में सेंटिमेंट वोट चाहिए इनको, जबकि ये जानते हुए कि वहां खालिस्तानी किस हिसाब से पनप रहे हैं, ये सारे चीज जानते हुए भी आप इस चीज को कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। और बात क्या करें, अब तो अरविंद केजरीवाल के बारे में कुमार विश्वास बोल रहे हैं। कुमार विश्वास आज से पहले क्यों नहीं बोले, मेरा ये कहना है। अरविंद केजरीवाल के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये जब भी पंजाब में जाता है वो खालिस्तानियों के यहाँ ठहरता है, तो अरविंद केजरीवाल के बारे में सब जग जाहिर है। आज कुमार विश्वास करें या हम कहें या कोई और कहे, बात तो सब जग जाहिर है। कब इनसे पूछताछ किया गया? तुष्टीकरण का यहाँ पर होड़ लगा हुआ है। और मैं ये निश्चित तौर पे यह मानता हूं कि बिना अर्बन नक्सल्स के मिले हुए, बिना खालिस्तानियों के मिले हुए अरविंद केजरीवाल वहां पर कोई रैली कर ही नहीं सकते। एक बात आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य पंजाब में खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि खालिस्तानी मुर्दाबाद या खालिस्तान को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब के घर घर तक खालिस्तान पहुंच चुका है। और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों का नंगा नाच चलता रहा और यह सरकार हाथ पे हाथ रखकर देखती रही, वो तो जगजाहिर है। और अब कुमार विश्वास कह रहे हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल में हिम्मत हो या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता में हिम्मत हो तो वह सामने आकर यह बोले कि खालिस्तान को पनपने नहीं देंगे, खालिस्तान को ध्वस्त करेंगे। वे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो खालिस्तानियों से ही वोट चाहिए, खालिस्तानियों का सेंटिमेंट लेना है। यहां तो होड़ लगी हुई है, सारी पार्टियां होड़ में शामिल है, कोई एक पार्टी थोड़े ना है। अब आगे चलते हैं तो एक मामला आता है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 56 लोग मारे गए थे। उस बम ब्लास्ट में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उस फांसी की सजा को आप ध्यान से सुनिए, उस फांसी की सजा को अपराधियों की तरफ से लड़ने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना मदनी हैं, उसने कहा है कि देश कुरान से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। उन सारे अपराधियों के लिए केस लड़ेगा जमीयत उलेमा हिंद। ये चल रहा है इस देश में, और ये आरएसएस के और बीजेपी के बहुत चहेते व्यक्ति हैं। बीजेपी और आरएसएस ऐसे ही लोगों से अनुमोदन पाने के फेर में हमेशा लगी रहती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि सबका डीएनए एक है, यही मौलाना मदनी ने उस चीज को सपोर्ट किया था कि हाँ, मोहन भागवत जी का कहना सही है। इस मामले में मौलाना मदनी और मोहन भागवत एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं कि सबका डीएनए एक है। तो जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो भी तो सब सेम डीएनए वाले ही हैं, और सेम डीएनए वाले ही मर्डर करते हैं सेम डीएनए वालों का। क्या राम और रावण का सेम डीएनए नहीं था? कृष्ण और कंस तो एक ही खानदान के थे, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में थे। और अब विनोद बंसल कह रहे हैं कि मौलाना मदनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस इन्हीं मौलानाओं के अनुमोदन के लिए मारे जाती है जी। आप देखिए पिछले के सारे बयानों को देखिए, जिस तरीके से हर बयान में एक आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि मुसलमानों के तुष्टीकरण कर रही है आरएसएस। पता नहीं कि आरएसएस को कौन सी ऐसी मजबूरी है जो उनकी तुष्टीकरण के बिना आरएसएस का काम नहीं चलता। अपने लोग जो ग्राउंड वर्कर हैं वो मारे जाते हैं, वो परेशान होते हैं। केरल में अभी 2 दिन पहले एक आरएसएस और बीजेपी वर्कर का हत्या हुआ है। उस मामले में मोहन भागवत कभी नहीं बोलते, ना ही कभी केरल की सरकार को घेरते हैं और ना ही केंद्र सरकार बोलती है। हाँ, वोट के लिए उनका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। यह जरूर कहा जाता है कि हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, लेकिन वो मारे ना जाए इससे बचने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है।
अपने कार्यकर्ताओं को मरते हुए छोड़ देती है। चाहे वो बंगाल का उदाहरण हो या केरल का उदाहरण हो, आप देख सकते हैं हर जगह एक ही ट्रेंड चल रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो कभी सामने खुलकर विरोध नहीं करता, केवल वोट के लिए, वो भी तब जब इलेक्शन सर पे हो, उस समय सेंटिमेंट वोट लेने के लिए उनका नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन उनका मर्डर ना हो इससे बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। बंगाल में लोग मरते रहे, लोग भाग भाग कर आसाम में शरण लेने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के मुंह से उफ तक नहीं आई। कितने सारे लड़कियों का रेप्स और मर्डर्स हुए और गृह मंत्री चुपचाप शांत मुख से देखते रहे। जब से नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, तब से इनके कार्यशैली में देखिए एक शिथिलता आ गई है। कहीं भी कोई कांड होता है, बाहर का तो बात छोड़िए, दिल्ली में इतने भयानक भयानक मर्डर्स हो रहे हैं, चाहे सीमापुरी का इलाका हो या मंगोलपुरी का इलाका हो। और जिस तरीके से आपने देखा था कि किसान संगठनों के नाम पर जिस तरीके से मर्डर्स किए गए, हाथ और पैर काटकर टांग दिया गया, वो सारा दिल्ली में गृह मंत्री के नाक के नीचे होता है। उनको अरेस्ट छोड़िए, गृह मंत्री एक बयान तक नहीं देते हैं, और अरेस्ट होता भी है तो तुरंत बेल मिल जाती है। कोर्ट उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2020 के जो दंगे हुए थे, उस दंगे के मैक्सिमम आरोपी जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया गया और सजा हुई हिंदुओं को। जो रिटेलिएट किए थे, जो जवाबी कार्रवाई किए थे, उनकी सजा हो गई, और जो दंगा किए थे वो छूट गए। आप यही देखिएगा। और ये अहमदाबाद वाला जो केस है, इसमें भी देखिएगा कि ऊपर जाते जाते अभी हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन जाएगा, जाते जाते 5-10 साल और लगेगा, और जो 38 लोग हैं इसमें से बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। ये है यहाँ की न्यायपालिका। यदि दंगाइयों पर आप कार्रवाई करते हैं तो आपको धमकाया जाएगा, जिस तरीके से योगी जी को सुप्रीम कोर्ट धमका रही है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से दंगाइयों के फेवर में आई है वो बेहद चौंकाने वाला है। 2020 में जब उत्तर प्रदेश में कुछ बसें जलाई गई, दंगे करने के प्रयास किए गए, तो उनकी संपत्ति का रिकवरी करने के लिए यूपी की सरकार ने पहल लिया था, और जितने भी दंगाई थे उनका पोस्टर टांगा था। बताइए, दंगाइयों के पोस्टर टांगने पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था। ये मियां जजों को क्या हो जाता है जो एक ही तरफ के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हैं, या दूसरे तरफ के मामले में क्यों संज्ञान नहीं लेते, या इनको कुछ दिखता नहीं है। और जब योगी सरकार ने बहुत सारे लोगों से रिकवरी किया, तब अब चुनाव के बीच में चुनाव प्रभावित करने के लिए, जी हाँ, यह मेरा पूर्णतः आरोप है सुप्रीम कोर्ट पर कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मुसलमान वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय दे रही है कि योगी जी द्वारा जो रिकवरी का, जो धन रिकवरी का जो नोटिस था, वो सरासर गलत है, किसी कानून में नहीं है। क्यों किसी कानून में नहीं है? कुर्की जब्ती होती है सबको, सबकी रिकवरी होती है। इसका मतलब आप एक तरफ से बायस होकर के, निश्चित तौर पर बायस होकर के एक पक्ष को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपको विदेशी मीडिया, विदेशी पत्रकार कुछ न लिखते। माय लॉर्डो, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट ही देना है तो आप अपने प्रशासन को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दीजिएगा, आप दीजिएगा दंगाइयों को। और कोर्ट ने 15 दिन के भीतर 2 बार यूपी सरकार को टोका कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा उनका रुपया। ये कर रही है सुप्रीम कोर्ट। किनको बचाने के लिए? दंगाइयों को बचाने के लिए। तो इसीलिए ना कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोटा कहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।